वो बड़े से बड़े विकट स्थितियों में भी ऐसे कैसे खड़े हैं जैसे नए खड़े हों। अभी आप केदार की बात करें तो वहां पे कितनी भयंकर त्रासदी आई थी, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नेशन के फोरम पर मुझे सम्मानित किया गया था और राष्ट्रपति भवन में मुझे डिनर दिया गया, सम्मानित किया गया, स्वागत किया गया था। की स्टार्टिंग होते उसी समय जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चल जाता है उसका भाग्य लिखा जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा। जब कोई बच्चा पैदा होता है, आकर के अपनी पहली सांस लेता है, उस समय ब्रह्मांड के अंदर, आसमान के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या थी, सूर्य किस डिग्री पे था, चंद्रमा किस डिग्री पे था, बुध किस तरह, ऐसे 9 के 9 ग्रह की डिग्री है, वो किस डिग्री पे थे और उनकी जो रेज है उस बच्चे पर किस एंगल से पड़ रही है, ये इंपॉर्टेंट, यही कुंडली है। किस राशि में जो है बच्चे ने जन्म लिया। नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और आप सब देख रहे हैं समाचार क्रांति 24। देखिए, वैज्ञानिक युग है यानी विज्ञान का युग है और किसी भी चीज की बात करें तो हर जगह तथ्यों की बात की जाती है और तथ्यों से ही आज जमाना चल रहा है, समाज चल रहा है। लेकिन अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि विज्ञान की कितनी ब्रांच है। लोग सोचते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो बस यही विज्ञान की ब्रांच है। इसके अलावा भी विज्ञान है। अगर मैं बात करूं, एक विज्ञान की ब्रांच है ज्योतिष। जी हाँ, ज्योतिष भी एक विज्ञान ही है, लेकिन लोग इसको कहीं ना कहीं भ्रम समझते हैं, कहीं ना कहीं समझते हैं कि हमें जो है अंधविश्वास में डाला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है जो कि हमारे भविष्य के बारे में हमें बताता है और अक्सर देखा जाता है कि जो लोग ज्योतिष को मानते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ होने वाली अनहोनी घटनाओं से भी बच जाते हैं, या फिर अगर वो कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो वो उसमें सफल भी हो जाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो 27 देशों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। जी हाँ, डॉक्टर अरविंद भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और सिर्फ भारत ही नहीं, मैंने जैसे कि कहा कि अपने देश के अलावा 27 देशों में अपना लोहा मनवा चुके हैं और 27 कंट्रीज के द्वारा, अलग अलग संगठनों, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा इनको सम्मानित किया जा चुका है। बात करें थाईलैंड की या फिर यूनाइटेड नेशन, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था ने भी इनको सम्मानित किया है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर अरविंद भारद्वाज से और जानते हैं डिटेल में ज्योतिष क्या है, ज्योतिष विद्या क्या है और क्यों लोग इसको भ्रम समझते हैं। तो आइए बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, नए साल की सभी को शुभकामनाएं। सर, जैसा कि मैंने कहा कि आप भारत ही नहीं 27 देशों की यात्रा कर चुके हैं और इतनी जगह अपना लोहा मनवा चुके हैं। सर, थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप भी अपने बारे में बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आपने एक सवाल किया था कि ज्योतिष क्या है। सृष्टि के साथ ही ज्योतिष की उत्पत्ति हुई थी। ज्योतिष के बगैर आदमी का सर्वांगीण विकास होना मुश्किल है। हाँ, कुछ अंधविश्वासी लोग हैं जो ज्योतिष को नहीं मानते, लेकिन वो विज्ञान को तो मानते हैं। ज्योतिष विज्ञान है, प्योर साइंस है। इसमें सारा का सारा जो सिस्टम है गणनाओं के आधार पर है, टोटली कैलकुलेशन है। अगर मैं बात करूं, प्राचीन हमारे जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो बड़े से बड़े विकट स्थितियों में भी ऐसे कैसे खड़े हैं जैसे नए खड़े हों। अभी आप केदार की बात करें तो वहां पे कितनी भयंकर त्रासदी आई थी, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। साउथ में चाहिए, एक से एक बड़े बड़े मंदिर बने हैं, वो इतनी टेक्निक से, इतनी साइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं कि वो बड़ी से बड़ी आपदा को भी झेल सकते हैं और उसमें कोई सीमेंट चुनने का कोई प्रयोग भी नहीं किया गया। और मैं अपने आस के पास की बात करूं तो अपने पास एक अजूबा है क्लैत के अंदर, कपिल मुनि का मंदिर, जो बगैर किसी गारा ईंट सीमेंट के बना हुआ, प्योर ईंटों पे ही बना हुआ है। वो इतने हजारों साल के बाद भी आज भी कपिल मुनि का मंदिर सरस्वती के किनारे पे आज भी स्थित है, जो कि हमारी राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया है। उसकी जो है विश्व धरोहर संस्था ने भी उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ये है हमारी कला, ये है हमारा साइंस, ये है हमारी ज्योतिष, ये है हमारे ऋषि मुनि जिनके द्वारा ये बनाया गया है। सर, 27 देशों में आपको अलग अलग संस्थाओं ने सम्मानित किया है। इस ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा आपको? जी, मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा। एक हमारी भारत की संस्था है उत्तर प्रदेश की, जिसके जो मॉनिटर है, जिसके चेयरमैन अपना वहाँ के पाठक जी हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं। उस विश्व स्तर पर उसकी ब्रांचेज है, विश्व स्तर पर उनके ऑफिस है। उसी संस्था से मैं जुड़ा हूँ, उन्होंने मेरे को जोड़ा है और उन्हीं के बहुत देशों में उनके सेमिनार हुए हैं। उन सेमिनारों को मैंने अटेंड किया है, वहाँ पे मैंने अपनी बात रखी, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने, वहाँ के लोगों ने मुझे सम्मानित किया, मेरी बात का समर्थन किया। और जहाँ तक मैं बात करूँ यूनाइटेड नेशन की, विश्व प्रसिद्ध संस्था है। यूनाइटेड नेशन का भी एक कार्यक्रम था श्रीलंका में, श्रीलंका के राष्ट्रपति के विशेष आह्वान पर
उसने एज ए स्पेशल गेस्ट मुझे बुलाया था श्रीलंका के राष्ट्रपति ने। उसके आह्वान पे मैं श्रीलंका गया था और वहां पे भी मुझे यूनाइटेड नेशन के फोरम पर मुझे सम्मानित किया गया था और राष्ट्रपति भवन में मुझे डिनर दिया गया, सम्मानित किया गया, स्वागत किया गया था। सर, जैसा कि आपने बात की केदारनाथ में आई त्रासदी की, तो क्या ज्योतिष विद्या ने पहले इन सब जो ये त्रासदी आई हैं, इनकी पहले गणना नहीं की होती कि अब ये त्रासदी आने वाली है, ताकि लोग वहां जाएं ही ना और अपने आप को सेव कर पाए? लोग मानते कहाँ हैं? लोग धर्म स्थल समझ के कम जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाया जाते हैं। आप जाओगे कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाइए, लोग रील बनाने लग जाते हैं। धर्म में आस्था कम है, रील बनाने में, पिकनिक में आस्था ज्यादा रहती है। तो इसी का एक परिणाम था। जहां तक बात रही ब्रॉडकास्ट की, भविष्यवाणी की, हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। अभी मैं आपको लेटेस्ट जो इस टाइम वर्ल्ड में चला, मैंने 3 साल पहले एक प्रेडिक्शन की, बल्कि 4 साल पहले एक प्रेडिक्शन की थी, जब ये इसका अपना यूक्रेन का युद्ध होने वाला था, तब भी मैंने प्रेडिक्शन की थी, अगर 10 दिन के अंदर ये युद्ध रुक गया तो रुक गया, 10 दिन के बाद दुनिया की कोई ताकत इस युद्ध को रोक नहीं सकती। और उसका परिणाम आज इतने साल हो गए कि युद्ध एज इट इज खड़ा है। और सर, इनसे बचा कैसे जा सकता? क्या कोई उपाय है जिनसे हम सब अपने आप को सेव कर सकते हैं? देखो, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सब ईश्वरीय शाप के लो या ईश्वरीय के लिए प्राकृतिक की कुदृष्टि के लो, उसकी वजह से चीजें होती है। हमारे यहाँ जैसे भारत है, हमारे पे पुण्य दान धर्म संस्कृति है, ईश्वर में भयंकर आस्था है, लोग हवन जब तप करते हैं, दान पुण्य करते हैं। इसकी वजह से हमारे देश को कभी इतना ज्यादा किसी भी उसमें नुकसान नहीं हुआ है। बड़े से बड़े युद्ध, बड़े से बड़ी आपदा इस देश ने झेली है, लेकिन हर बार ये ऊंचाइयों पे चढ़ा है, शिखर पे पहुंचा है और निखर के निकला है। सर देखिए, अक्सर देखा जाता है कि आजकल जो है मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, चाहे युवाओं की बात करें या फिर किसी की भी बात करें, लोग सोचते हैं कि अपने अपने आप ही फैसला ले लेते हैं कि किसी भी दिन शादी कर लेते हैं या फिर किसी भी दिन कुछ भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। और पहले की बात करें तो पहले जो है बड़े बुजुर्ग हर चीज जो है पूछ के ही करते थे कि कब शादी करें। अब देखा जाता है कि चाहे तारा डूब गया हो तो भी शादियां हो जाती हैं। आपका क्या मानना है, इनसे क्या इफेक्ट पड़ रहा है समाज पर? आप देख रहे हैं ना कितने तलाक बच गए हैं। आप देखें, आप कोर्ट में जाइए, आपको पता लगेगा कि तलाक देने वालों की, डाइवर्स लेने वालों की संख्या कितनी बढ़ चुकी है, जो पहले बिल्कुल ना के बराबर थी। तलाक लेना या शादी को तोड़ना ये बड़ा एक किस्म का अभिशप्त समझा जाता था। ऐसे लोगों को ठीक दृष्टि से देखते हैं जिसने अपनी पत्नी छोड़ी हो। लेकिन अब तो लाइन लगी हुई है, ये फैशन बन गया है। क्यों? क्योंकि लव मैरिज होने लगी है, लिव इन रिलेशनशिप हो गया, धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया लोगों ने, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। वैसे ही नाई इन रिश्तों के लिए बड़ा परफेक्ट था, वो जो रिश्ते करके आता था वो परफेक्ट निभते थे, उसमें कोई भी समस्या नहीं आती थी। शादी ब्याह जो है खाली दो लोगों के परिवारों का मिलन नहीं होता, इसके अंदर सब तरह के दुगुन दोष सब चीजें देखी जाती है। भविष्य देखा जाता है कि बच्चे के भाग में शादी का सुख है, पति का सुख है, ऐश्वर्य है, संतान का सुख है, मैरिड लाइफ कैसे होने वाली, ये सब चीजें कहां से पता लगी? कुंडली से पता लगेगी। जब बच्चा माँ के गर्भ में जाता है, जब बच्चा की स्टार्टिंग होते है, उसी समय जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चल जाता है उसका भाग्य लिखा जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा। और वो भाग्य कहाँ लिखा जाता है? सबसे पहले उसके मस्तिष्क पे लिखा जाता है, फिर उसके पांव की रेखा बनाई जाती है, फिर उसके हाथ की रेखा बनाई जाती है। उसके बाद उसका जो जो बच्चा इस दुनिया में आता है, जैसे ही पहली दुनिया में आके सांस लेता है तो उसका टाइम अब शुरू स्टार्ट हो जाता है। उसी टाइम से फिर उसकी कुंडली की गणना होती है। सर, एक बात कर लेते हैं जन्म की और एक बात कर लेते हैं मरण की। जब बच्चे का जन्म होता है तो है ना, पंडित से दिखाया जाता है कि नाम किस अक्षर से लिखें, लेकिन आजकल देखा जाता है कि पंडित की बात को इग्नोर करके खुद ही नाम रख लिया जाता है, या फिर पति पत्नी अपने दोनों नामों का सामंजस्य करके नाम रख लेते हैं। वही मरण की बात करें तो पहले 13वीं जो है कुछ दिन के बाद होती थी, जैसे 11 दिन के बाद होती थी, लेकिन आजकल भागा दौड़ी की जिंदगी में बात करें तो 1 हफ्ते के अंदर ही कर दी जाती है। इन दोनों बातों से क्या फर्क पड़ रहा है? हम एक कहावत सुनते थे, पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे। आज कपूत ज्यादा हो गए हैं, वो माँ बाप के मरने पर ये सोचते भी चलो मर गया, हम क्या करना है, फटाफट रांत काटो। रांत काटने वाला सिस्टम होगा। अब तो 13वीं की भी लोग इंतजार नहीं करते, तीसरे दिन ही करने लग गए। ऐसे भी मैंने केस देखे हैं। ये गलत है। वो पुण्य आत्मा क्या करती है फिर? भाई मैं जिसके लिए पूरी जिंदगी मर के गया, इतना मैंने धन ऐश्वर्य छोड़ा, वो आदमी मेरा अंतिम समय में भी मेरा ढंग से मेरा क्रियाक्रम नहीं कर पाया, तो वो आत्मा गाली देती है। और वो जो पितृक लोक में जाती है, वो हमारे, आपको एक चीज बता दूं जो हमारे सनातन धर्म में है, हमें संतान और ऐश्वर्य
ये पितरों की से मिलता है। कैसी हमारी संतान होगी ये पितर तय करेंगे। हमें कितना धन वैभव मिलना ये सब पितर तय करेंगे। सर जैसा मैंने बात की बच्चे के नामकरण की, हाँ जी, नामकरण क्या है? जब बच्चा पैदा हो, किस ग्रह में, किस लगन में, पहले तो एक चीज समझो, ग्रह लगन क्या है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, आकर के अपनी पहली सांस लेता है, उस समय ब्रह्मांड के अंदर, आसमान के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या थी, सूर्य किस डिग्री पे था, चंद्रमा किस डिग्री पे था, बुध किस तरह, ऐसे 9 के 9 ग्रह की डिग्री है, वो किस डिग्री पे थे, और उनकी जो रेज है उस बच्चे पर किस एंगल से पड़ रही है, ये इंपॉर्टेंट, यही कुंडली है भाई। वो क्या फल दे रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, ऐसे ही 12 राशियां हैं भाई। किस राशि में जो है बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है। जिस राशि में अब बच्चे का जन्म लेना है, ये कैसे कैलकुलेट होगा, नाम कैसे निकलेगा। जो बच्चे की राशि होगी, यानी कि जिस राशि में चंद्रमा होगा, 12 ग्रह में जिस ग्रह में चंद्रमा बैठा होगा वो बच्चे की राशि होगी। मान लो किसी का चंद्रमा तीसरी राशि में है, मिथुन राशि में है, तो उसकी राशि मिथुन मानी जाएगी। मिथुन के जो नाम होंगे उस राशि के, वो उस बच्चे के लिए जाएंगे। मान लो चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा है, तो कुंभ नाम, जिसके नाम पे जो भी नाम होंगे, सै पे सहसा सूसी से, ये नाम रखे जाएंगे। ये नाम क्यों रखे जाते हैं? नाम तो भाई किसी का मान लो कुंभ में हुआ है, किसी का नाम शिव है एज पर तो नियम के हिसाब से, लेकिन वो सुरेश है, वो नहीं रखता, वो कोई अपना नाम रख लेता है, रामलाल रख लेता है, कुछ भी रख ले। आजकल तो नए नए टेक्निकल नाम रखने लग गए हैं, कुछ भी रख ले। इसका असर कहाँ होता है? जब शादी होती है ना, साहा निकाला जाता है। वो साहा जन्म पत्री के हिसाब से नहीं निकाला जाता, नाम के और स्थान के हिसाब से साहा निकाला जाता है। तो उस समय कई बार क्या कि साहा निकालने में, शादी का यानी कि मुहूर्त निकालने में बड़ी समस्या आती है। जो बाण जिसको बोलते हैं ज्यादा निकल जाते हैं, वो कष्टकारी दिन होते हैं। जिसके जितने कम बाण निकले उतना अच्छा है, तो उस समय वो नाम काम आता है। अगर वो आपका नाम सही है उस रास्ते के हिसाब से, तो आपके बाण भी कम निकलेंगे, आपकी जो टाइमिंग है आपके फेरों की, वो भी बिल्कुल परफेक्ट निकलेगी। सर अगर आपसे कुछ संपर्क करना चाहे, आपसे कोई जानकारी लेना चाहे अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने भविष्य की, तो आपसे संपर्क कैसे करें? हाँ, मेरा नंबर है 7015012525 और संडे को मैं फ्री देखता हूँ। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे तक मैं देखता हूँ। लोग आते हैं और मैं कोई फीस वगैरह नहीं लेता। कोई फीस नहीं है सर, फ्री ना, में। फ्री में देखता एड्रेस हूँ। क्या रहेगा आपका? एड्रेस मेरा हाउसिंग बोर्ड 43 है। ये अपना ये मंदिर है, जैन मंदिर के पास है, और कोई भी आ सकता है। और गूगल भी कोई सर्च करेगा, अरविंद भारद्वाज जींद लिखेगा, तो अभी गूगल पे मेरा ही दिखाएगा। बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन जींद लिखेगा तो भी मेरा ही दिखाएगा। और मेरी के अलावा अगर आपसे अपॉइंटमेंट ले तो? हाँ, मेरे फोन से आप अपॉइंटमेंट लेकर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कार्यक्रम बाहर के ज्यादा रहते हैं। मेरी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ, उस हिसाब से फिर मैं अपॉइंटमेंट देता हूँ। संडे के अलावा अगर अपॉइंटमेंट ले तो फीस चार्ज रहेगा? हाँ, फीस चार्ज रहेगा मेरा, और उसी हिसाब से फिर मैं उसका। तो ये देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद भारद्वाज, द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन जींद। बल्कि मैं कहूं तो इतने देशों में अपना लोहा मनवा चुके हैं, तो मैं कहूंगी कि बेस्ट एस्ट्रोलॉजर जो है भारत के भी जल्द ही बनने वाले हैं। और अगर आपको भी कोई जानकारी लेनी है अपने घर परिवार के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के, अपनी नौकरी के बारे में, तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। टाइटल में कॉन्टैक्ट नंबर जो है दे दिया जाएगा। एक बार मैं एड्रेस बता दूं, अरविंद भारद्वाज जी का एड्रेस जो है जींद में है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 43 नंबर जो है इनका घर है, यहीं पे इनका ऑफिस है। संडे को कोई भी फीस चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप संडे को आएंगे तो आप जो भी जानकारी लेंगे आपको कोई फीस चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर आप वीकडेज में आएंगे तो कॉन्टैक्ट करके आए, अपॉइंटमेंट लेके आए, उसकी आपको फीस चार्ज देना होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अपनी राय जरूर दें ज्योतिष विद्या के बारे में, कि ज्योतिष विद्या के बारे में आपका क्या कहना है। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।